अच्छा बच्चों, आज हम अम्ल व क्षार की अन्य डेफिनेशंस जो हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आर्रेनियस संकल्पना, आर्रेनियस थ्योरी। अम्ल और क्षार की साधारण परिभाषाएं तो पहले पढ़ चुके हैं। अब आर्रेनियस ने अम्ल और क्षार को किस तरह से परिभाषित किया उसके बारे में देखते हैं। तो आर्रेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, इसका अर्थ ये हुआ कि जलीय विलयन जल के अंदर जब उन्हें घोला जाता है तो वो घुल जाते हैं, और घुलने के बाद में अर्थात अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब हुआ H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब हुआ OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो सीधी सी परिभाषा हो गई आर्रेनियस की कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे अम्ल है, ये है HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इसका AQ का मतलब पदार्थ की अवस्था जो हैं वो 4 होती हैं। तो जिसमें सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड द्रव और यानी कि गैस, और एक होती है सॉलिड को S से दर्शाते हैं, लिक्विड को L से और गैस को G से। एक होता है AQ का अर्थ होता है एक्वेटिक का मतलब है जलीय विलयन, यानी कि इस अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला हुआ है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक का जलीय विलयन है। तो ये क्या होता है कि ये अपघटित हो जाता है और H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन देता है, और ये इनकी क्लोराइड आयन हो गए। ये भी जलीय विलयन के रूप में ही हैं। तो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं जिसे, इसका जलीय विलयन लिया। और नाइट्रिक जो अम्ल है इसको हम क्या करते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं। तो इसके अंदर इनकी वो हाइड्रोजन आयन आ गए, H पॉजिटिव आयन, और ये NO3 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आयन दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अम्ल हुआ। ऐसे इनके एसिटिक अम्ल लेते हैं, CH3COOH इसका फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। तो ये एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये टूट जाता है जलीय विलयन इसका लेते हैं तो जब इसका जलीय विलयन लेंगे तो ये इनकी टूट गया, इसमें H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव के अंदर टूट जाता है। तो ये भी H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ऐसे इनकी कार्बोनिक अम्ल है, ये इसका भी इनकी जलीय विलयन लेते हैं, और जलीय विलयन लेकर के ना और देखते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या जलीय विलयन बनाने पर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। अब बात ये आती है कि ये हाइड्रोजन आयन जो मुक्त हो गए, ये हाइड्रोजन आयन अब जलीय विलयन में जल उपस्थित है या ऑलरेडी, तो जो जल है उसके साथ में ये क्रिया करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, और जल के साथ में अभिक्रिया कर करके ना और H3O पॉजिटिव जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो इनकी दोनों तरह से परिभाषा कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अब अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अम्ल होता है जिसे अपन कह देते हैं प्रबल, और एक होता है दुर्बल। एक प्रबल होता है, दूसरा दुर्बल। अब प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? तो जैसे इनकी वे अम्ल जिन्हें हम जल के अंदर घोलते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें तो कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये इसके उदाहरण हैं। और एक होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि वे अम्ल होते हैं जिनको जल के अंदर जब घोला जाता है तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, पूरे के पूरे जल में नहीं घुलते, कुछ इनकी अघुलनशील अवस्था के अंदर, अवियोजित अवस्था में
रह जाते हैं, ये कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषा उन्होंने दी। तो अम्ल तो ये हो गया। अब क्षार देखिए, क्षार में मैंने फर्स्ट में परिभाषा में बताया था कि जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, इसको अपन देखते हैं तो ये टूट जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है और पोटेशियम आयन देता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेते हैं, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH, इसका जलीय विलयन ले लिया। तो ये किस में टूट गया? हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि देता है, सोडियम आयन देता है। तो हाइड्रोक्सिल जो आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए CaOH का होल ट्वाइस, इसका जलीय विलयन लेते हैं तो ये कैल्शियम आयन में, और वो यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो ये भी क्या हुआ? क्षार हुआ। ऐसे इनकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जलीय विलयन लेते हैं तो ये भी किस में टूट गया? हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो ये भी क्या हुआ? क्षार। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अर्थात उनका जलीय विलयन बनाने पर जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। अब आता है क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। जैसे अम्ल होते थे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ऐसे क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जिनको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल क्षार। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार। जल में घोलोगे तो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, कोई अंश इनका इनकी शेष नहीं रहता है, पूर्ण रूप से इनकी घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ऐसे इनके दुर्बल क्षार, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में घोलते हैं तो घोलते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, अर्थात कुछ अवियोजित अवस्था में रह जाते हैं, कुछ अंश जो है वो घुलता नहीं है, तो ऐसे क्षार कहलाते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, तो ये क्या है? दुर्बल क्षार हैं। अब आर्हेनियस ने एक बात और बताई कि भाई अम्ल और क्षार दो हैं, तो अम्ल के अंदर तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जो देता है, और क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो अम्ल और क्षार जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तो क्रिया कर कर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। ये तो इनकी हाइड्रोजन आयन हो गया और ये हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों तो क्रिया कर करके ना क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। और ये जैसे इनकी बच गया, जो इनकी लवण लिया था तो उसमें इसका Cl नेगेटिव, इसके Na पॉजिटिव से क्रिया कर कर क्या बन गया? NaCl। ये क्या हो गया? लवण बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जैसे हम क्या करते हैं कि जब अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। और ये जो क्रिया जो है, ये जो क्रिया है जिसमें अम्ल क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण कहते हैं। ये जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये जो अभिक्रिया उदासीनीकरण कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसे अपन बोलते हैं। अब आता है कि ये जो आर्हेनियस की जो संकल्पना है क्या पूर्ण रूप से सही थी, क्या इसकी कुछ कमी रह गई? इसमें कुछ कमी रह गई। आर्हेनियस केवल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन युक्त जो यौगिक होते हैं उनको ही अम्ल और क्षार में विभाजित कर पाया। हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षार जो हैं उनकी प्रकृति के बारे में नहीं बता सका, इसलिए उसका जो नियम जो है
वो कुछ कम मान्य हुआ। उसके कमी को ध्यान में रखते हुए आगे और संकल्पनाएं दी गई हैं जो बाद में अध्ययन करेंगे।